भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस विशिष्ट कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सावधान, कुलगीत प्रारंभ। मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जननी की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। मंचस्थ अतिथि के स्वागत के लिए निवेदन है आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से, कुलपति महोदय से कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें। और मंच पर स्वागत हो रहा है, साथ ही साथ हमारे
आदरणीय श्री मनु गौड़ जी का स्वागत करने के लिए आदरणीय कुल सचिव महोदय, आदरणीय सुलेखा डंगवाल जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर स्मिता जी, आदरणीय उच्च शिक्षा सचिव जी का स्वागत करने के लिए प्रोफेसर अभय सक्सेना जी और आदरणीय विनय रोहेला जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर उमाकांत जी स्वागत कर रहे हैं। एक बार तालियों के माध्यम से सभी से निवेदन कि एक बार सभी का स्वागत करें, सभी का अभिनंदन करें। सभी से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण कर लें। स्वागत उद्बोधन के क्रम में इसको अग्रसारित करते हुए आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी को, सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड। महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया संक्षेप में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। इस ऑडिटोरियम में उपस्थित समस्त देवी एवं सज्जनों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में। मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य अतिथि श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं स्वागत करता हूं हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री धन सिंह रावत जी। मैं स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय के कुलपति चिन्मय पांड्या जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कुलपति। मैं स्वागत करता हूं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला जी का। मैं स्वागत करता हूं दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुलेखा डंगपाल मैडम का। आज हमारे बीच दो महानुभाव उपस्थित हैं जो कि इस समान नागरिक संहिता के रचयिता में से हैं। जब इसके बारे में इसको लिखा जा रहा था, इसके बारे में वर्कशॉप मंथन चल रहा था, तब मैं राजभवन में था। उस समय कई शंकाएं मुझे भी थी, लेकिन मनु गौड़ जी ने, सुलेखा डंगवाल मैडम ने सबका समाधान किया, वो जितनी भी शंकाएं थी। आज भी कई लोगों के मन में शंकाएं हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, कई दिक्कतें होगी। और उसी के क्रम में चूँकि एक इस तरह का विषय है, हम 21वीं शताब्दी में हैं, उसमें 25 साल लगभग गुजर चुके हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, भविष्य को देखकर बनाया गया डॉक्यूमेंट। क्योंकि जिस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, हमारी काफ़ी स्पीड से हमारी लाइफ गुजर रही है, कई चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती है, उन चीज़ों को हमें सुनियोजित करने के लिए आवश्यक है एक लीगल डॉक्यूमेंट हो। और उसी लीगल डॉक्यूमेंट को उत्तराखंड सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, जो मार्गदर्शक हैं इस पूरे जो डॉक्यूमेंट है उसके, ये बनाया गया है। ज़रूरी है इसमें जो भी शंकाएँ हैं, चाहे डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में या आम जन के बीच में, उन शंकाओं को दूर किया जाए। और उसी क्रम में इस कार्यशाला का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हम लोगों ने इसको आयोजित किया है। और ये एक शुरुआत है। इसको हम चाहते हैं कि हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज में हर व्यक्ति को पता चले कितना महत्वपूर्ण, कितना फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट है यह, इसका क्या महत्व है, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा हमारे कल्चर पे, हमारी लाइफ पे। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि इसके बारे में हम जानें। एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पुनः मैं अपने मुख्य अतिथि और अन्य हमारे गणमान्य व्यक्तिगण सबका मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी का। कार्यक्रम के पृष्ठभूमि से अवगत कराने के लिए अब आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री मनु गौड़ जी को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ ही वरिष्ठ सदस्य हैं यूसीसी ड्राफ्ट समिति उत्तराखंड के। सर्वप्रथम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति चिन्मय जी कि इतने गंभीर विषय पर ये आयोजन यहाँ पर किया, जिससे कि सभी लोग जिनके मन में बहुत भ्रांतियाँ हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके वो दूर हो सकें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक ऐसे विषय को जिसे आज़ादी के बाद किसी ने भी छूना पसंद नहीं करा, जिसे एक राजनीतिक विषय बना दिया गया, उस विषय पर काम करने के लिए, समान नागरिक संहिता पर काम करने के लिए उनका दृढ़ निश्चय, उनका संकल्प, ये उन्हीं की ही प्रेरणा है जो आज इस प्रदेश में मूर्त रूप हो रहा है।
कुछ 2-3, क्योंकि समय सीमित है, 2-3 छोटे से विषय मैं जरूर बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्बोधन मैंने कई बार सुना। वो हमेशा कहते थे, समान नागरिक संहिता का जब निर्माण हो रहा था, कि ये देश की आधी आबादी का पूरा कानून है, ये ऐसा होना चाहिए। मतलब 50% जो महिला जनसंख्या है हमारे देश की, उनको समान अधिकार, उनको मुख्य धारा में कैसे लेकर आया जाए। और उसी को ही ध्यान में रखते हुए समिति ने अपना काम भी किया और एक ही लक्ष्य था कि महिलाओं को समान अधिकार, सभी वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार मिले। मुख्य विषय 4-5-6 विषय हैं छोटे छोटे से, कि बच्चियों की शादी की आयु, विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो अलग अलग समुदायों में अलग अलग है। तो क्या कोई आज के समय में ये चाहेगा, कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति, कि किसी 12, 13, 14, 15 साल की बच्ची का विवाह कर दिया जाए? मेरे ख्याल से नहीं चाहेगा। तो समान नागरिक संहिता में यही है कि सबके लिए आयु को निर्धारित कर दिया गया। ऐसे विषय जिससे महिला के सम्मान को ठेस पहुंचती थी, चाहे उसमें न्यायालय के बाहर होने वाले कस्टमरी जो तलाक होते थे, उनको कैसे दूर किया जाए। जब पति की इच्छा होती थी उन्हें छोड़ देता था, या ऐसे विषय कि जहां पर उसे एक व्यक्ति से अगर उसका तलाक हो गया और उससे दोबारा शादी करनी है, तो अलग अलग तरह की शर्तें रखी जाती थी जो उसके सम्मान को, उसकी आत्मा को झकझोर देती थी। तो उन विषयों को खत्म करना, या पति को स्वतंत्रता है कि वो कितने भी विवाह कर सके, कितनी भी महिलाओं के साथ, 4 शादियां करे, 3 शादियां करे, 2 शादियां करे, तो उन सारी चीजों को रोक दिया गया। तो ये एक अनूठा प्रयास है आजादी के बाद महिलाओं को मुख्य धारा में समान अधिकार दिलाने के लिए। उसके अतिरिक्त विषय सक्सेशन का, कि बेटा और बेटी माता पिता के लिए सब एक समान होते हैं, लेकिन संपत्ति में बेटियों को अधिकार उतना क्यों नहीं मिलता जितना बच्चों को मिलता है। बहुत से लोग इस बारे में ये कहते हैं कि नहीं, संविधान का हवाला देते हैं, और जो लोग इसे संविधान विरोधी बताते हैं वो वास्तव में संविधान का विरोध नहीं करते, वो संविधान लिखने वाले पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की उस कल्पना का विरोध करते हैं जिन्होंने सबसे पहली बार ये प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा था, और उनकी इच्छा थी कि इसे फंडामेंटल राइट्स में रखा जाए। लेकिन बाद में वो चर्चाएं होती रहीं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 धड़े हो गए, अलग अलग विवाद हुए, और उसे आर्टिकल 44 का पार्ट बनाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और कहा गया कि जब राज्य सरकारें उचित समय हों तब ये राज्य इसे बनाए। बहुत से लोग कहते हैं इसमें राज्य की अलग अलग भाषा, अलग अलग परिभाषाएं हैं। राज्य तो भारत को कहा गया है, उन्होंने शायद आर्टिकल 12 नहीं पढ़ा होगा कि स्टेट की क्या डेफिनेशन है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इवन देन जब ये समिति बनी तो कुछ लोग कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट, कि यह असंवैधानिक है, उत्तराखंड सरकार ने यह अच्छा काम नहीं करा है, संविधान विरोधी काम है, और उनकी वो PIL डिसमिस हो गई। उसके बाद भी 2 तरह की भ्रांतियां इस प्रदेश में फैलाने का प्रयास करा गया। वो भ्रांतियां सिर्फ ये थी कि एक तो निवासी शब्द को पकड़ा कि ये इन्होंने तो सबको इस स्टेट का निवासी बना दिया, लेकिन उसके पीछे की कल्पना क्या थी? उसके पीछे की कल्पना ये है कि वो निवासी परिभाषा सिर्फ इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए है। पहले भी 2010 में यहां पर एक कानून चलता था मैरिज रजिस्ट्रेशन का, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट, जिसमें एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी सेवा का लाभ तब मिल पाएगा जब उसका मैरिज यहां पे, उसका विवाह पंजीकृत होगा। लेकिन अफसोस पिछली सरकारों में उसका अनुपालन नहीं हुआ। उसी को ही ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता में भी यही चीज है कि जो व्यक्ति अपने विवाह का पंजीकरण समान नागरिक संहिता में करा लेगा, उसे ही यहां पर सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
तो इसका मतलब अब कोई ये नहीं कर पाएगा जिसने भी अपना पंजीकरण करा लिया, मान लीजिए वो दूसरे प्रदेश का रहने वाला निवासी है और वो यहाँ पर आकर विवाह का पंजीकरण करा लेता है, तो वो 4 विवाह नहीं कर पाएगा। उसे संपत्ति में बेटे को बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। वो फिर 3 तलाक बोल के पत्नी को छोड़ नहीं सकता। तो सिर्फ सरकारी सेवा लेने के लिए का लाभ लेने के लिए वो कम से कम इन सारी चीज़ों से तो बचना चाहेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि विवाह पंजीकरण का विरोध भी हो रहा है। दूसरा विषय, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है कि हमारी बड़ी प्राचीन सभ्यता है, पहले सब लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे और विकास की परिभाषा क्या होती है वो शायद आप समझ पाएंगे इस बात से कि सब लोग घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, सब लोग मिलजुल के हंसी खुशी रहते थे। थोड़े विकसित हुए, घर परिवार का कोई व्यक्ति पढ़ लिख लिया, वो बाहर निकल गया, नौकरी में आ गया, उसने कहा नहीं ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, 2 ही बच्चे काफ़ी हैं। तो वो विकसित हो गए, उन्होंने 2 बच्चों तक ही सीमित रखा। और थोड़ा सा विकसित हुए और थोड़ा सा पढ़ लिए, एक्सपोजर और हुआ, विश्व में घूमने लगे तो देखा, कॉर्पोरेट लाइफ में जाने लगे तो देखा कि नहीं यार 2 बच्चे नहीं, 1 ही बच्चा ठीक है। तो जितने भी मेट्रोज में आप देखेंगे वो 1 बच्चे तक अपने आप को सीमित कर लिया। उसके बाद और ज़्यादा विकसित हुए तो कहा बच्चों का भी बोझ क्यों उठाना, हम क्यों वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं ज़्यादा कि हम नहीं उठा सकते। तो इसलिए हम दोनों ही करते हैं, कोई बच्चे की आवश्यकता नहीं है। और अब तो एक नई कल्चर आ गई है, लिव इन में पत्नी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाऊं। तो इस लिव इन संबंध के ऊपर बड़ी चिंता समाज की थी जब सब संवाद कार्यक्रम करा, और उसको ध्यान में रखते हुए इसका पंजीकरण की आवश्यकता इसलिए हुई कि कोई भी बच्चियों का या ऐसे संबंधों में पैदा होने वाले बच्चे का कोई भी उनके हितों का संरक्षण हो सके, उनके खिलाफ कोई भी अप्रिय घटनाएं जो हम सबको सुनने में आती हैं वैसी घटित ना हो, और उनके परिवारों को ये जानकारी हो, उनके माता पिता को ये जानकारी हो कि बच्चे कहाँ रह रहे हैं। इसी सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब समान नागरिक संहिता का निर्माण करा गया, जिसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है इस प्रदेश में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ आमंत्रित करने के लिए। समय की सीमितता है इसलिए मैं अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदरणीय मनु गौड़ जी का हृदय से आभार करते हैं। अग्रिम क्रम में संक्षेप में कार्यशाला की पृष्ठभूमि के अवगत कराने के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी का, जो कि कुलपति हैं दून विश्वविद्यालय के। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आदरणीय चिन्मय पांड्या जी हैं, कुलपति जी हैं, योगेन जी हैं, हमारे उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा जी हैं, विनय रुहेला जी हैं, और अनेक हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के दिनेश शास्त्री जी हैं कुलपति, और जितने भी यहाँ पर आगंतुक अतिथि हैं सभी का मैं स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। और आज ये एक तरीके से उद्घाटन सत्र है कि संस्थाओं के अंदर युवाओं के बीच जाके समान नागरिक संहिता के बारे में बताना चाहिए, ऐसा उच्च शिक्षा विभाग को लगा और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, मनु जी ने बहुत अच्छे स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर बताए। मैं केवल इस मंच का उपयोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल के स्वागत के लिए करूंगी कि जब अंबेडकर जी और संविधान सभा में बहस और तर्क वितर्क चल रहे थे तो अंबेडकर जी ने गुस्से में कहा था कि यदि आप आज टालेंगे तो आप 10 वर्ष तक समान नागरिक संहिता नहीं बना पाएंगे। शायद उन्हें तब लगा कि 10 वर्ष का समय बहुत होगा, लेकिन दुर्भाग्य से 77 वर्ष का समय लगा और हमारे बीच में इस ऐतिहासिक पहल को करने वाले उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस डेयरिंग से विषय को, ये बहुत डेयरिंग है, ये इतना सरल सपाट नहीं है जितना दिखता है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, इसके राजनीतिक
लाभ और हानि है, आपने इसकी कोई चिंता न करते हुए समिति का गठन किया। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने हमको ये मौका दिया कि उस समिति में हम अपना काम कर सकें। एक जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी और आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी की कमेटी में जो रूल मेकिंग कमेटी उसकी अध्यक्षता में, और हमारे साथ मनु गौड़ जी हैं, उनके बारे में भी मैं आपस में बात करती रहती हूं, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं कि मनु गौड़ जी आप हीरो थे ड्राफ्ट कमेटी के भी और रूल मेकिंग कमेटी के भी। बहुत ही मल्टीटास्क में आपने काम किया, बहुत ही अद्भुत आपकी कार्यशैली है। और आपने बताया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार जो कमेटी को कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या नहीं कर रहे हैं, एक ही बात कही कि महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि आपने इम्प्लीमेंटेशन के दिन कहा कि आधी आबादी का पूरा कानून बन चुका है, उस चीज को ध्यान में रख के कभी चर्चा की, जानने की उत्सुकता करी। लेकिन एक बात का उन्होंने पूरे 3 वर्ष में इस बात का ध्यान रखा कि कमेटी को किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता होगी, किसी भी तरीके से उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा या जो भी आवश्यकता होगी उसका दिल्ली में और देहरादून के ऑफिस में प्रबंध करा लिया जाए। लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये सक्षम नेतृत्व में ही संभव होता है कि आप किसी चीज को कमिटमेंट के साथ कहते हैं और 27 जनवरी को आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए कि हम आजाद भारत के पहले राज्य बने जिसने समान नागरिक संहिता, जो हमारे वेदों में उपनिषदों में राष्ट्र को चलाने की केवल एक नीति होनी चाहिए, केवल एक दिशा निर्देश होना चाहिए, और उसको आपने कर दिखाया। ये महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए एक पूरी तरीके से एक क्रांतिकारी कदम है। और ये पूरा का पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हूं कि आपने जो आपका डिसाइसिव लीडरशिप है वो बहुत ही कमेंडेबल है। कोई भी कानून हो, ये अकेला कानून है भारत, आजाद भारत का, जिसको बनाने के लिए 2,50,000 के लगभग लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संवाद किया गया। ये बिल्कुल अपने आप में ऐतिहासिक था। इससे हमने जो पूरे उत्तराखंड को नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक नापा और प्रत्येक व्यक्ति से इस बारे में अब उनके विचार जाने। मैं आप लोगों को इस उद्घाटन सत्र में बस यही शेयर करना चाहती हूं कि सारे धर्मों की महिलाओं ने, बहनों ने खुलकर इसका स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका आभार प्रकट किया कि यदि ये इस रूप में बनने जा रहा है कि हमारी शादी की उम्र कानूनी रूप से तैयार होगी, यदि ये इस रूप में बनने जा रहा है कि हमको एजुकेशन की पूरी पूरी स्वतंत्रता होगी, और यदि ये इस रूप में बनने जा रहा है कि संतान केवल बालक नहीं है, बालिकाएं भी संतान की श्रेणी में आएंगी और किसी भी संतान के लिए अवैध शब्द का उपयोग नहीं किया गया है पूरे कोड ऑफ कंडक्ट में। इससे आगे के सत्र में हम लोग इस बात की विस्तृत चर्चा मनु जी और मैं करेंगे। आप लोगों के सवाल जवाब भी लेंगे, जितनी आशंकाएं शंकाएं हैं उनको दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार कि इतनी सशक्त समान नागरिक संहिता इस उत्तराखंड में लागू हुई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम के अगले क्रम में भारत को जिन्होंने जाना है, भारत को जिन्होंने जिया है और भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदिवासी क्षेत्र हों, शहर हों, गांव हों, सब तक जो गए हैं और UN हो, WHO हो, यूनेस्को हो, सब जगह पहुँचे हैं, डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से निवेदन कि आज विशिष्ट मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जिनको हमने सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति की देवी कह करके पुकारा। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गंगा सप्तमी का ये पावन दिवस, हरिद्वार की पावन भूमि, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागृह का ये पावन स्थान, आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके सशक्त चिंतन ने आज उत्तराखंड को एक ऐतिहासिक मुकाम पर ला करके खड़ा किया। उत्तराखंड के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ उपस्थित उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका आगमन देव संस्कृत विश्वविद्यालय के इस परिकर में 30वीं बार हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय श्री रोहेला जी, हम लोगों के लिए यहाँ भातृवत उपस्थित आदरणीय मनु गौड़ जी, आदरणीय सुरेखा दीदी, आदरणीय डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी, आदरणीय योगेंद्र गिरी जी, आदरणीय शरद मामा जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज उत्तराखंड की इस पावन देवभूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। हम लोग जरा सोच करके देखें, कभी आँखों को बंद करें और इस भूमि को स्पर्श करके सोचें कि आज गंगा सप्तमी का पावन दिवस है। ये भूमि गंगा के अवतरण की भूमि है। गंगा के अवतरण की भूमि पर, नगाधिराज हिमालय के प्राकट्य की भूमि पर, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला जहाँ से अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी जैसी पुण्य धाराएं निरंतर प्रवाहित होती हैं। उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का अवसर मिला जो पंचबद्री की, पंच केदार की भूमि है, भगवान राम की तपस्या की भूमि है, आचार्य शंकर की, महर्षि पातंजलि की, पांडवों की तपस्या की भूमि। उस भूमि पर आकर के हम लोग उपस्थित हुए, जिस भूमि को स्वयं पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने अपनी तपस्या से, अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने संकल्प से अनुप्राणित किया, संस्कारित किया, सिक्त किया। और वहाँ पर भी हम लोग देव संस्कृत विश्वविद्यालय के परिकर में हैं। यदि शांति कुंज को लेकर के गिने तो ये वो परिकर है जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहलहाता है और शौर्य दीवार से लेकर मातृभूमि मंडपम का परिकर भी अपने को यहीं सुरक्षित पाता है। उस भूमि पर आज जब हम लोग आकर के उपस्थित हुए तो आज का दिन निश्चित रूप से उस शोभा को और भी विभूषित करता है, क्योंकि एक ऐसे विषय पर आज की एक कार्यशाला आयोजित है जिस पर चिंतन, मंथन, संवाद, समीक्षा हम लोग इस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं क्योंकि वो विषय भारत के सौभाग्य के जागरण का विषय है। भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को सुनिश्चित करने का विषय है। और मैं कहूँगा यदि उस विषय में हम लोग सोच करके देखें तो ऊपर निहारने से पहले नीचे की भूमि को जरा सोच करके देखें। उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला जिसके विषय में कभी महर्षि अरविंद ने लिखा था कि पश्चिम के खंडहरों को तोड़कर इसी भूमि पर भारतीय संस्कृति का भवन खड़ा होने वाला है। 1987 की पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी मुझे स्मरण आती है जिसमें उन्होंने लिखा कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। सृष्टि के सौभाग्य के सूर्योदय की साक्षी यही भारत की पुण्य भूमि है। होनोलुलु से लेकर हिरोशिमा में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है दोस्तों कि भारत की भूमि वो भूमि है जहाँ पर अध्यात्म ने यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले यहाँ आकर के अपना स्थायी निवास स्थान बनाया था। ये वो भूमि है जहाँ पर ज्ञान के सूर्यों ने, सप्तऋषियों से लेकर अवतारों ने, बुद्ध से लेकर महावीर ने, मीरा से लेकर चैतन्य ने, गुरुदेव से लेकर विवेकानंद ने, ध्रुव से लेकर प्रहलाद ने, उनने आकर के उस प्रकाश को जन्म दिया था जिसमें सामान्य जीवन की क्षुद्रताओं से प्रताड़ित इंसान परमात्मा के प्रकाश की शीतलता को अनुभव कर पाता है। अंगुलीमाल को बुद्ध बनने की दिशा दिखाने वाली भूमि यही भारत की भूमि है। ये वो भूमि है जहां पर हमने जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों को पूछने का साहस दिखाया था। तो ब्रह्म जिज्ञासा था, तो धर्म जिज्ञासा, कस्तुम को हम कुतायातः कामे जन्नी को में ताता, ये पूछने वाली भूमि भारत की भूमि थी। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापनो शोषयति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है, उसको न काटा जा सकता है न बांटा जा सकता है। और वही बात भारत की सनातन संस्कृति के लिए लागू होती है, न उसे काटा जा सकता है न बांटा जा सकता है। अखंड है, अखंड रहने वाली है और अखंड रहेगी। और इस भारत की भूमि से दोस्तों एक अद्भुत चिंतन निकला जिसको पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का आधार बनाया, समत्व का, एकता, समता, शुचिता, ममता।
पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, नदी में, नाले में, गधे में, घोड़े में, बैल में, गाय में, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर चेतना के अंदर एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उस परमात्मा की उपस्थिति मानने वाले भारत का भाव कभी आतताइयों का, आक्रांताओं का भाव नहीं रहा। यदि किसी ने हमें दुस्साहस से देखा तो उसकी उस शिद्दत का जवाब हमने उतनी ही गंभीरता के साथ दिया भी है, पर भारत का जो चिंतन रहा वो आत्मीयता का, अपनत्व का, समत्व का रहा। अपनी मर्जी के चलाएं, दूसरे के ऊपर चढ़े, अपनी मर्जी की कराएं, पहले तो ये भाव यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। दूसरा, यदि कभी कोई दुर्भाग्य से रावण बनने की, दुर्योधन बनने की राह पर निकल भी पड़ा तो भारत की जनता ने उसको उस तुच्छता के साथ, उस उपेक्षा के साथ देखा कि युग बदल गए हैं पर उनके प्रति का भाव नहीं बदला है। आज भी रामलीला का मंचन हम लोग उसी भाव को दोबारा से प्रतिष्ठित करने के लिए करते हैं, और ये साधारण घटना नहीं। साधारण घटना इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप दूसरे देशों में ट्रैवल करके देखें तो आप पाएंगे कि उन देशों के जननायक वो व्यक्तित्व हैं जिनको बाकी के देश उनकी बर्बरता के लिए स्मरण करते हैं। और हमारे जननायक कौन है? अपनी अस्थियों का उत्सर्ग करने वाले दधीची हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले रंतिदेव हैं, अपने भोजन का उत्सर्ग कर देने वाले इक्ष्वाकु हैं। हम लोग उनको स्मरण करते हैं। और इस भारत की भूमि पर उत्तराखंड के राज्य में एक अद्भुत घटना घटी कि उसी समता के भाव को प्रतिष्ठित करने के लिए, लैंगिक, धार्मिक, सामाजिक, हर तरह की असमानता को दूर करने के लिए उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पहला ऐसा राज्य बना जहां पर समान नागरिक संहिता निकल करके आई। और ये ऐतिहासिक घटना है। जो लोग आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि विश्व का इतिहास उठा करके पढ़े। दुनिया में आज 100 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पर यूसीसी किसी न किसी रूप में लागू है, पहले से चली आ रही है। 1804 से फ्रांस में चली आ रही है, 1865 से जर्मनी में चली आ रही है, 1898 से जापान में चली आ रही है, 1900 से इटली में चली आ रही है। और तो और इंडोनेशिया 1945 से फॉलो कर रहा है, ट्यूनीशिया 1949 से कर रहा है, इजिप्ट 1926 से कर रहा है। हम लोग यहाँ पर देर से पहुँचे हैं पर दुरुस्त पहुँचे हैं। दोस्तों, इस जगह पर पहुंचने की आवश्यकता बरसों से थी। और यदि हम लोग गायत्री परिवार का आधार उठा करके देखें, मार्च 1962 में जब पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण के सत्संकल्प को लिखा, नवयुग के संविधान को लिखा, मानवता के संविधान को लिखा, 21वीं सदी के संविधान को लिखा, तो उसके 18 सूत्रों में, जिसमें 18 पुराण आ गए हैं, गीता के 18 अध्याय आ गए हैं, हम याद करके देखें कि क्या लिखा। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। उसका सूत्र क्या है? वो यही समान नागरिक का तो है, नागरिक कर्तव्यों को स्मरण कराने का तो है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। वो जो उद्घोष है वो न केवल मानवता के निर्माण का उद्घोष है बल्कि भारतीय संस्कृति के जागरण का उद्घोष है। और आज का दिन उस ऐतिहासिक मुकाम को लेकर के आया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गंगा सप्तमी के दिन, जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ, आज यहाँ पर ज्ञान की गंगा का वो अवतरण हो रहा है जिसके माध्यम से उत्तराखंड न केवल पूरे भारत को बल्कि विश्व को एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में है। और उसके लिए मैं पुनः आप सबके सौभाग्य को नमन करता हूं। सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, एक बार सभी लोग ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय धामी जी, हमारे बीच में हमारे शिक्षा सचिव भी हैं, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी भी हैं, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी हैं, और आज विशेषकर हमने 2 मेहमान बुला रखे हैं। अभी उन्होंने 2-2, 4-4 मिनट बोला, बाद में वो एक पूरा सत्र उनके लिए है। भाई बहनों, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बताऊंगा, फिर मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे हम लोग। कि जैसे हमने यूसीसी अपने प्रदेश में लागू की तो अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारे प्रदेश में 12 सरकारी विश्वविद्यालय हैं और 25 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, बल्कि अब 2 पाइपलाइन पे हो रहे हैं तो 27 हो जाएंगे। लगभग 5 लाख बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, सब 18 साल से ऊपर के भी हैं। और बड़ी बात यह है कि लगभग 62% लड़कियां पढ़ती हैं। तो मैंने निवेदन ये किया था कि हर विश्वविद्यालय में हम 4-4 घंटे का एक सेमिनार रखें यूसीसी पे। और आज चूँकि दिन भी अच्छा है, स्थान भी अच्छा है और
देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो है सबसे पवित्र विश्वविद्यालय भी हमारा, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो ये था कि आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हम 3 महीने में 100 दिन का टारगेट रखा हमने कि 3 महीने में हम 5 लाख बच्चों तक यूसीसी के बारे में बताएं और लगभग 40 प्रोग्राम पूरे प्रदेश में करें। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि 10-12 विश्वविद्यालय में वो भी आ सकते हैं जहाँ जहाँ जितना उन पे समय लगेगा। कहीं हम अपने सांसदों को भी बुलाएंगे, कहीं माननीय मंत्रियों को भी बुलाएंगे, अपने महामहिम राज्यपाल जी को बुलाएंगे, कहीं जो हमारे पद्मश्री उन लोगों को बुलाएंगे, कुलपति लोगों को बुलाएंगे और नई पीढ़ी को क्या क्या इसके फायदे हैं ये सब बताया जाएगा। तो आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने जैसे आपको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मंत्री जी यहीं से शुरुआत करिए और उच्च शिक्षा विभाग और सभी विश्वविद्यालय इस यात्रा को जो है 100 दिन में हम पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख बच्चों तक हम यूसीसी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए कितना लाभदायक है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जो ड्राफ्ट कमेटी है उन्होंने क्या क्या सोच के इसको काम किया है, ये सारी बातें हम लोग बताने जा रहे हैं। क्योंकि आज हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं, हम सबको मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है। तो मुझे लगता है कि मैं तो आपके बीच में आता रहता हूँ और 40 प्रोग्राम है तो मैं कहीं ना कहीं 1 घंटा बोल ही लूँगा, लेकिन हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और मनु गौड़ जी को भी बधाई दे रहा हूँ। हमारे कुलपति दून विश्वविद्यालय सुरेखा डंगवाल जी को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, अपने उच्च शिक्षा विभाग को भी कि बहुत कम समय में इसकी शुरुआत हो गई है। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज उनके 4 प्रोग्राम हो रहे हैं और रोहिला जी को मैंने कहा आप भी जरूर आ जाइए, तो उनका भी स्वागत है। एक बार मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। हृदय से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए आइए कार्यक्रम के अगले क्रम में आज का एक ऐतिहासिक दिन, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि सांस्कृतिक विरासतों से भरी हुई और एक ऐसे युवा नेतृत्व जिन्होंने अपने जीवन की युवावस्था से ही क्रांतिदर्शी कार्य किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष अभिनंदन और निवेदन होगा आपसे कि आज के मुख्य अतिथि उद्बोधन से हम सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और आमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस विशेष संबोधन हेतु। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, गायत्री माता की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समान नागरिक संहिता पर आयोजित कार्यशाला के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, दून विश्वविद्यालय के कुलपति और जिन्होंने अभी बहुत संक्षिप्त में गागर में सागर भरने का काम किया और इस पूरा ड्राफ्ट बनने वाली जो कमेटी है उसके एक सदस्य के नाते अनेक अनेक काम और अनेक अनेक जो प्रावधान इसमें किए गए हैं उनके लिए प्रयत्न करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, हमारे इसी यूसीसी ड्राफ्ट करने वाली समिति के महत्वपूर्ण मेंबर जिन्होंने पूरी रात भर जगकर इस ड्राफ्ट को तैयार करवाया, आदरणीय मनु गौड़ जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति और जिनका पूरी दुनिया में आज एक अलग स्थान है और जब वो बोलते हैं सच में उनके जीवा पर सरस्वती का वास है। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी, सचिव उच्च शिक्षा और
जिन्होंने अनेक कार्यक्रमों का आगे भविष्य में भी संयोजन करने का प्रावधान किया है, श्री रंजीत सिन्हा जी, कुल सचिव श्री योगेंद्र गिरी जी एवं इस सभागार में उपस्थित आज हमारे कुलपतिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, अन्य स्थलों से आए हुए सभी हमारे शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के सभी हमारे छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, हमारे सभी अधिकारीगण, सभी विश्वविद्यालय के महानुभाव, मैं आज इस विशिष्ट कार्यशाला में उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा जो आयोजित की गई है और इसमें बहुत विस्तार से आगे के सत्रों में चर्चा होनी है, इस कार्यक्रम में, कार्यशाला में पधारे आप सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं माता गायत्री के सिद्ध साचक, विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल भारतीय अखिल विश्व गायत्री परिवार रूपी बीज वृक्ष बट वृक्ष का रूप लेकर आज विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको नव जीवन की ओर प्रेरित कर रहा है। और अभी डॉक्टर चिन्मय जी मुझे दिखा रहे थे कि आज से कई वर्षों पूर्व जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के द्वारा, श्रीराम आचार्य शर्मा जी के द्वारा जो हमको मार्ग दिखलाया गया था और जो उन्होंने बहुत पहले भविष्य की जो कल्पना की थी, आज सारा विश्व आज उसी दिशा में अग्रसरित हो रहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। शांति कुंज गायत्री परिवार एक ऐसा संस्थान है जहाँ सदैव आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र निर्माण की चेतना भी प्रभावित होती रही है। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्र निर्माण की इसी भावना के साथ आज यहाँ पर अखंड भारत समान नागरिक संहिता के परिप्रेक्ष्य में नागरिक कर्तव्य विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है। इस वैचारिक यज्ञ के सफल आयोजन के लिए मैं उच्च शिक्षा विभाग को, डॉक्टर धन सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे सचिव महोदय को और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देता हूँ कि एक ऐसा विषय जो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाना चाहिए और जो तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ दूर होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा राष्ट्र 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प आगे बढ़ रहा है, पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 22 वर्षों में जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हमने आज़ादी के बाद सबसे पहले भारतवर्ष में सबसे पहले शुरू कर दिया है, सबसे पहले हमने इसको प्रारंभ कर दिया है। और यदि मैं एक वाक्य में कहूँ तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग, भेद आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का भी एक संवैधानिक उपाय है। और यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार समान हुए, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की भी एक युग की शुरुआत हुई है। जैसा अभी मनु गौड़ जी ने बताया कि ये हमारे देश की जो 50% आबादी है, मातृशक्ति हमारी बहनें, हमारी माताएं, उसके लिए ये संपूर्ण कानून है, यानी कि 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी कानून है। क्योंकि अब यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं,
उनको बहुत सारी कुरीतियाँ, इसमें हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, इन सब से मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो तमाम मामले जो हल नहीं हो पा रहे थे, जिन पर न्याय नहीं मिल रहा था, उनमें न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी होगी, जिससे अनावश्यक मुकदमे उनमें भी कमी आएगी और न्यायपालिका पर भी इसका बोझ कम होगा। भाइयों बहनों, आज के समय में कुछ बड़े शहरों में लिव इन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से और वैचारिक रूप से इसे ठीक नहीं मानता हूँ। यह हमारी संस्कृति में नहीं रहा है, परंतु ये आज के समय का सच है। और अभी तक लिव इन के संबंध में कोई कानून भी नहीं था, जिस कारण लिव इन के दौरान विशेषकर लड़कियों पर अत्याचार के अनेक मामले सामने आ रहे थे। आपको याद होगा, दिल्ली में कुछ वर्षों पूर्व 2022 की घटना है। श्रद्धा बालकर और मेहताब नाम के उसके साथ रहने वाले मेहताब ने उस बिटिया श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 400 लीटर के फ्रिज में उसके टुकड़ों को रख दिया और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। और उसके माता पिता को जानकारी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी। लिव इन में रहते हैं और वो सोशल मीडिया के अकाउंट में भी उसके अकाउंट से लगातार बात करता रहा। भाइयों बहनों, हमने लिव इन का प्रावधान इसलिए भी किया है कि जो लिव इन में रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब कोई मेहताब जैसा ऐसा राक्षस हमारी श्रद्धा जैसी बिटिया के साथ इस प्रकार की करतूत न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। और ये सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है। कई बार सामान्य स्थितियों में जब अच्छे संबंध होते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अनावश्यक रूप से वाद विवाद बढ़ता है, संबंध रहते रहते ठीक नहीं होते, तो ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अपराध होते हैं, हिंसा होती है। और एक नहीं, अभी मैं तो अभी 2 दिन पहले यहीं सितारगंज की घटना है। यहाँ की एक बहन जो है इस लिव इन में चली गई और अब जब खोजबीन शुरू होने लगी तो पता लगा कि उसका तो गला काट के उसको डाल दिया है। जानकारी न होना ये बहुत बड़ा असुरक्षा का कारण है। और उन माता पिता के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे बेटियां, उनके बच्चे लिव इन में रहते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जब उनके साथ घटना हो जाती है तो उनके माता पिता के पास भी सिवाय जीवन भर रोने के, सिवाय जीवन भर पछताने के, दुख मनाने के कोई भी जो है रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए सबकी सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। इसके साथ ही यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता पिता को भी सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें। और लिव इन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि रिश्ते में कोई विवाद होता है, महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी, उनको भी वैधानिकता मिलेगी। उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि वो संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। भाइयों बहनों, हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है कि यदि नियत साफ है और जनभावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, कोई भी काम किया जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ऐसे अनेक काम हुए हैं, एक के बाद एक कानून। अभी देखिए आप, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे ऐसे क्रांतिकारी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुझे गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। समान नागरिक संहिता जनसंघ के ज़माने से ही हमारी वैचारिक संकल्पों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये न्याय, समानता और राष्ट्र की एकता का विषय है। हम उत्तराखंडी लोग सदैव ऐसे विषयों में सबसे आगे रहे हैं। और जब मैंने पहली बार
राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, तब से ही मेरे मन में सोच थी कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्या किसी बेटी का अधिकार उसके धर्म के अनुसार तय होगा। ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन पर आते थे। आखिर कब तक इनको उत्तराधिकार मिलेगा या विवाह का न्याय अलग अलग तराजू पर तोला जाता रहेगा। और सच में ये मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न जरूर होगा कि मुझे इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिल गया, लेकिन मेरे जैसे प्रश्न आप सबके बीच में आपके भी होंगे और यहाँ बैठे हुए लोगों के तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उनके मन में होगा। और हमने इन सवालों का जवाब सिर्फ विचार का विषय ही नहीं माना, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जनसंवाद और सहभागिता के माध्यम से उत्तराखंड की मिट्टी में उतारने का कार्य भी हमने किया है। समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। कई लोग इसको दुष्प्रचारित भी कर रहे हैं, लोगों में एक तरह से भ्रम डालने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके ये नहीं किया गया है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता में समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है, एक ऐसा आवश्यक सुधार है जो पूरे समाज को लाभ देने वाला है। और मुझे बहुत बार हमारे मीडिया के मित्र प्रश्न करते हैं कि उत्तराखंड से ही आपने क्यों शुरू किया, उत्तराखंड में ही सबसे पहले क्यों हुआ। तो मैं कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड हमारा 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड हमारा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, उत्तराखंड 70% वनों से आच्छादित है, पूरा उत्तराखंड देवों से आच्छादित है या देवों की कृपा से आच्छादित है। यहाँ गंगा निकलती है, यहाँ से यमुना निकलती है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। इसलिए जैसे उत्तराखंड से देवभूमि से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की जो गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, ये पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि जब कानून सबके लिए समान हो गया तो उसका पालन भी समान रूप से हो। अब समय आ गया है हम अपने अधिकारों को और आगे बढ़कर अपने कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। मेरा मानना है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो दोनों के संतुलन को समझे और उसका पालन करे। एक राष्ट्र के प्रति निष्ठा, कानून का सम्मान, महिला सम्मान, पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक एकता मुख्य रूप से यही इस नए युग के हमारे नागरिक धर्म हैं। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से यह आह्वान करना चाहूँगा कि यूसीसी में सभी परिवारों का पंजीकरण किया जाना है। आप सभी इसमें ऑनलाइन आकर अपने परिवार का पंजीकरण करवाइए। ये हर दृष्टि से लाभ ही इसका होने वाला है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। विशेष रूप से आज यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं, युवा हैं, उन सब का भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी अपने माता पिता को भी इस विषय में जागरूक करें, समाज के अन्य वर्ग को भी जागरूक करें और उन्हें पंजीकरण करवाने के लिए अवश्य प्रेरित करें। इसके साथ ही आज युवाओं का एक और कर्तव्य है कि यूसीसी के विषय में जो अनेक भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनको रोकने में आप हमारा साथ दें, क्योंकि ये सबकी भलाई के लिए लाया गया कानून है। क्योंकि सामाजिक समरसता और न्याय के विरोध में जो कुछ लोग खड़े हैं और उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी बाहरी व्यक्ति को भी उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रोफेसर सुरेखा जी और अन्य लोगों ने, हमारे गृह सचिव ने और अन्य लोगों ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। ये केवल मात्र भ्रांति है, ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है, असत्य है और यूसीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि किसी को जो है यहाँ पर मूल निवास का प्रमाण पत्र मिलने वाला है। ऐसे ही दूसरे
और भी भ्रामक दावे किए जा रहे हैं जिसका हम सभी को मिलकर खंडन करना है। मैं उपस्थित हमारे सभी युवाओं से भी ये पूछना चाहूँगा, यूसीसी के विषय में लोगों को जागरूक करने में क्या आप सभी हमारा साथ देंगे? देंगे साथ सब लोग? तो जोर से आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ की आवाज़ तो पूरे विश्व में पहुँचती है डॉक्टर चिन्मया जी के मार्गदर्शन में, तो इतनी कम आवाज़ से कैसे पूरे लोग जागरूक होंगे? तो सब लोग साथ देंगे ना? अरे जोर से बोलिए, आप सभी साथ देंगे ना? आप सभी का उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस कार्यशाला से समानता, न्याय और सशक्तिकरण के पथ पर चलने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी। और जो काम हमने देवभूमि उत्तराखंड में शुरू किया है, निश्चित रूप से वो अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहन देने का काम करेगा। और हम सभी मिलकर उत्तराखंड में यूसीसी के माध्यम से सामाजिक न्याय का एक ऐसा प्रतिमान स्थापित करेंगे जिनका अनुकरण आने वाले समय में पूरा देश करेगा। इसी विश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण कार्यशाला को आयोजित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय को पुनः साधुवाद देते हुए आप सभी का इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी हृदय से आभार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, सम्मानित मंच का परिचय इस तथ्य से कराना चाहता हूं कि जो अगला वर्ष है वो गायत्री परिवार के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक वर्ष बन करके आ रहा है। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, परम पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग उन्हीं सिद्धांतों का स्मरण कर रहे हैं जिनके माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की नींव रखी। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव कृत नवयुग का संविधान युग निर्माण सत्संकल्प के सामूहिक पाठन के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ से गुरुदेव के लिखे गए सूत्रों को बोला जा रहा है, उसको दोहराने का कार्य साथ साथ करें। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश
एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे, नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में, और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे, पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे, परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि, हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे, हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा, तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग हम बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है, हमारा परिपूर्ण विश्वास है, हमारा परिपूर्ण विश्वास है, हमारा परिपूर्ण विश्वास है। नवयुग के संविधान के पाठ के बाद यूसीसी पर आधारित विशेष प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार प्रतिभाग किया। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार पाए विद्यार्थी मंच पर पधार रहे हैं। चित्रकला प्रतियोगिता में जागृति प्रथम स्थान, संस्थान द्वितीय स्थान, अमृता कुमारी तृतीय स्थान। स्लोगन राइटिंग में प्रथम पुरस्कार साक्षी राज, द्वितीय पुरस्कार अंबिका राठौर, तृतीय पुरस्कार मुस्कान राजपूत। कविता प्रतियोगिता में देवस्मिता प्रथम स्थान, प्राची द्वितीय स्थान, खुशबू तृतीय स्थान। और निबंध प्रतियोगिता में वंशिका प्रथम स्थान, उपासना द्वितीय स्थान, ऋषिकेश रंजन तृतीय स्थान। समय का ख्याल करते हुए देव संस्कृति के विद्यार्थियों को आप देख सकते हैं शिष्टता से प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन एक ग्रुप फोटो इनकी यहाँ हो रही है, तो जोरदार तालियों से बच्चों का अभिनंदन हो जाए। यूसीसी पर आधारित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता देव संस्कृति स्टूडेंट्स क्लब के माध्यम से हुई। अनेकानेक विद्यार्थियों ने भाग लिया और इन विद्यार्थियों ने पुरस्कार पाए। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। विद्यार्थी प्रस्थान कर रहे हैं और अब अवसर है यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है अनाहत के नए अंक का और ई न्यूज़लेटर रेनेसा के नए अंक का। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी पर विशेष अंक अनाहत का यहाँ पर उसका विमोचन हो रहा है और साथ ही साथ हमारे ई न्यूज़लेटर रेनेसा का भी विमोचन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। इस क्रम में तालियों में और उत्साह दिखे। अखंड भारत की बात है, नागरिक कर्तव्यों की बात है, तो नए अंक का विमोचन। अब स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। स्मृति चिन्ह प्रदान करने से पूर्व ये अखंड दीपक की जन्म शताब्दी 2026, परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 और अनाहत का एक नया अंक 2026 विमोचन किया गया है। यहाँ स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे हमारे परम आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से कि युग निर्माण सत्संकल्प एक अभियान के रूप में नवयुग का संविधान गुरुदेव द्वारा कृत गीता के 18 सूत्र वो उसको प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। साथ ही साथ स्वावलंबन का केंद्र का प्रतीक हमारा जूट बैग और परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य प्रदान किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। साथ ही साथ प्रदान किया जा रहा है आदरणीय हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, आदरणीय श्री मनु गौड़ जी को, आदरणीय डॉक्टर विवेक विनय जी को, आदरणीय डॉक्टर रंजीत जी को, आदरणीय डॉक्टर सुरेखा जी को। जोरदार तालियां आप सब बजाते रहें और सबके लिए विशेष स्मृति चिन्ह यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। आइए इस क्रम के साथ जो नवीन संकल्प, नूतन भाव हम सबके मन में जागे हैं, उसको मन में लेकर के इस कार्यक्रम की सफलता के साथ एक बार तालियां बजाते रहें। सबको नवयुग का संविधान, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य और जूट बैग प्रदान किया गया। इस तरीके से उद्घाटन सत्र यहाँ पर अपनी पूर्णता की ओर है। आइए सभी से निवेदन कि सभी भावपूर्वक कमर सीधी कर शांति पाठ कर इस उद्घाटन सत्र को संपन्न करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।